नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट एवं परिवार मित्र सतीश अवस्थी। दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत एक ऐसा केस लेकर जो कि पारिवारिक विवादों से संबंधित है। दोस्तों, माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल साहब और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस यू ललित साहब के द्वारा मार्च 2017 में निर्णित किया गया है। दोस्तों, इस केस में यह विषय उठाया गया है कि क्या जब किसी महिला पक्षकार के द्वारा अपने किसी पारिवारिक विवाद में पति की ओर से पेश की गई विवाह विच्छेद की याचिका को दोनों पक्षकार अलग अलग राज्यों में रहने के कारण धारा 25 सीपीसी के तहत जब वह माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में पति के द्वारा पेश की गई विवाह विच्छेद याचिका को अपने शहर में स्थानांतरित करवाए जाने के लिए ट्रांसफ़र पिटीशन पेश करती है, तो क्या ऐसे ट्रांसफ़र पिटीशंस जो कि आए दिनों माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लगाए जाते रहते हैं और एक ऐसे केसेस की बाढ़ आ जाती है, तो क्या ऐसे मामलों में एक ऐसा जनरल ऑर्डर पास किया जा सकता है जो ऐसे सभी मामलों में लागू किया जा सके जो कि इसी नेचर के होते हैं। दोस्तों, इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण विषयों को इसमें उठाया है। दोस्तों, इस केस की कहानी इस प्रकार है कि इन दोनों पति पत्नी का विवाह 2008 में हिंदू रीति रिवाज से हुआ था और 2009 में इनकी एक पुत्री का जन्म हुआ। 2012 में दोनों पति पत्नी के बीच में इतने गृह क्लेश हुए कि आए दिनों उसका पति और उसके परिवारीजन पत्नी के साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता और प्रताड़ना देते रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप 2012 में उसको इतना पीटा गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और तभी से वह अपने पीहर निवास कर रही है। उसके पति के द्वारा धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक विवाह विच्छेद याचिका पेश कर दी गई। जब पत्नी को ज्ञात हुआ तो उसके द्वारा घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत अपने पति के खिलाफ हैदराबाद आंध्र प्रदेश में एक परिवाद पत्र पेश किया गया और पति के द्वारा पेश की गई विवाह विच्छेद याचिका को अपने ज़िले में ट्रांसफ़र करवाने के लिए उसके द्वारा धारा 25 सीपीसी के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ट्रांसफ़र पिटीशन पेश किया गया और इसी ट्रांसफ़र पिटीशन पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनवाई किए जाते समय यह निर्णय पारित किया गया है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह पिटीशन सुनवाई के लिए पेश हुई तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 19 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कोई भी पक्षकार अपनी विवाह विच्छेद याचिका को धारा 19 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिए गए 4-5 विकल्पों में से किसी भी विकल्प के तहत संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत पेश कर सकता है, जिसमें पहला विकल्प यह है कि जहां दोनों पक्षकारों का विवाह हुआ हो। दूसरा विकल्प यह है कि जहां विपक्षी पक्षकार याचिका पेश किए जाते समय निवास कर रहा हो। तीसरा विकल्प यह है कि जहां दोनों पक्षकार आखिरी बार जहां एक साथ रहे हों। और चौथा विकल्प यह है कि यदि याचिका पेश करने वाली पत्नी है तो वह अपने शहर में जहां वह निवास करती है वहां यह याचिका पेश की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के बहुत सारे केसेज रोज़ाना माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश किए जाते हैं, जिनके कारण ऐसे केसेज की बाढ़ आई हुई है। यदि ऐसे केसेज में एक ही जनरल ऑर्डर पास कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय की शरण में आने वाले पक्षकार इससे लाभान्वित हो सकेंगे और यहाँ याचिका पेश किए जाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है वे उससे बच सकेंगे।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां पारिवारिक विवादों में शीघ्र ऐसे मुकदमों का निपटारा होना चाहिए, वहां यह बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ट्रांसफ़र पिटिशंस के संबंध में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित किया गया एक निर्णय आनंदिता दास बनाम श्रीजीत दास का उदाहरण देते हुए कहा कि इस मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसी प्रकार का एक आदेश पास किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट CA सुंदरम साहब को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को सूचित किए जाने के लिए निर्देश देते हुए इसमें सुनवाई की अगली तारीख 31 जनवरी 2017 नियत की और 31 जनवरी 2017 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट CA सुंदरम साहब के द्वारा बहस किए जाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया गया कि धारा 19 का जो निर्वचन है वो इस प्रकार किया जाना चाहिए, जहां पत्नी निवास कर रही हो उस शहर के अलावा यदि पति के द्वारा कोई याचिका पेश की गई हो तो अगर उस याचिका में पत्नी की सहमति नहीं है तो ऐसी याचिकाएं स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। पति के द्वारा ऐसी याचिकाएं तभी स्वीकार की जानी चाहिए जब पति अपाहिज हो या उस पर अपने बच्चे की देखरेख करने की जिम्मेदारी हो या बहुत बेरोज़गार हो या पत्नी रोज़गार से हो और वह ऐसा खर्चा बयान करने में समर्थ और सक्षम हो, तो ऐसी याचिकाएं ऐसी स्थिति में ही स्वीकार की जानी चाहिए। अन्यथा ऐसी याचिकाएं लेने से इस निर्देश के साथ में इनकार कर देना चाहिए कि जहां पत्नी निवास करती है उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही ऐसी याचिका पेश की जाएं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बहस करते हुए एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट CA सुंदरम साहब की बहस का समर्थन करते हुए कहा कि निश्चित रूप से इसमें ऐसी याचिकाओं का निपटारा किए जाते समय 2 ऑप्शन दिए जाने चाहिए। पहला ऑप्शन यह होना चाहिए कि क्या ऐसी स्थिति में पति अपनी पत्नी के द्वारा इस केस में अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने के कारण उसके आने जाने, ठहरने और खाने पीने का खर्चा बयान करने के लिए तैयार है। यदि वह ऐसा खर्चा बयान करने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसी याचिकाओं की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की जानी चाहिए और यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी पति सुनवाई करने के लिए सहमत नहीं है तो ऐसी याचिकाओं को वहां ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए जहां पत्नी निवास करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुने जाने के बाद में इसमें कहा कि यह सही है कि स्थानांतरण किया जाना ही समस्या का हल नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थानांतरण से पति को भी असुविधा हो सकती है। जहां पति को भी असुविधा हो और जहां दोनों ही पक्षों को असुविधा हो तो वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आजकल देश के प्रत्येक ज़िले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में देश के समस्त हाई कोर्ट्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का उपयोग किए जाने के लिए संबंधित न्यायालयों को निर्देश जारी किए जाने चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बाहर से आने वाले पक्षकारों को विधिक सहायता की आवश्यकता होती है और ऐसी स्थिति में कई बार उन्हें परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जिला न्यायालयों को ऐसे एडवोकेट्स की एक सूची तैयार करनी चाहिए जो संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उन्हें उपलब्ध करवाई गई हो। ऐसी सेवाएं देने के लिए तत्पर हों। ऐसे एडवोकेट्स को ऐसी सूची में शामिल किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्नत तकनीक का सदुपयोग किए जाने के लिए ऐसी तकनीक का उपयोग पक्षकारों की तामील कराए जाने के लिए भी सुझाव दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक जिला न्यायालय को अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपनी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब किसी पक्षकार को सम्मन जारी किया जाता है तो उसमें सुरक्षा कवच के तौर पर 4-5 बातों का विवरण दे देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी भी पक्षकार को सम्मन जारी किए जाते समय उसमें 4 बातें यह होनी चाहिए, जिसमें पहली बात तो यह है कि ऐसे पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनकी सुनवाई किए जाने का सुझाव देना चाहिए। दूसरा यह है कि संबंधित न्यायालय के ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर उस संबंध में उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। तीसरा यह है कि यदि मामला अलग राज्यों के अलग अलग शहरों का है तो धारा 25 CPC के तहत पत्नी के आने जाने, खाने पीने और ठहरने के खर्चे के संबंध में उल्लेख होना चाहिए। और चौथा यह है कि यदि उन्हें वैधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वह वैधिक सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सूचना ऐसे संबंध में सुरक्षा कवच के रूप में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम समझते हैं कि इस व्यवस्था से ऐसे मुकदमों का ढेर लगने की संभावना अब खत्म हो गई है। अब ऐसे आदेश से पक्षकारों को काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हस्तगत इस केस में कहा कि इस केस को चलते हुए 3 साल हो गए हैं और इस केस की तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इसमें इस ट्रांसफ़र पिटीशन को स्वीकार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश देते हुए कहा कि पति के द्वारा धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जबलपुर मध्य प्रदेश में पेश की गई यह याचिका हैदराबाद आंध्र प्रदेश के पारिवारिक न्यायालय में ट्रांसफ़र किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को निर्देश दिए कि वे चाहें तो मीडिएशन के द्वारा अपने मामले को हल कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय पारित किया गया और इस निर्णय की कॉपी देश के समस्त हाईकोर्ट्स को भेजे जाने के निर्देश दिए गए ताकि वे इस निर्णय के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए पक्षकारों की तामील के संबंध में ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आदि उपलब्ध करवाए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा सकें। तो दोस्तों, आपको आज का यह निर्णय और इस निर्णय के आधार पर सुनाई गई यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई पक्षकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी अपनी सुनवाई करवा सकता है और यदि वह अपना वकील नियुक्त करने में असमर्थ है तो वह न्यायालय से विधिक सहायता के तहत वकील की भी मांग कर सकता है। और किसी महिला के पति के द्वारा अलग राज्य में या अलग शहर में कोई याचिका पेश की गई है तो वह वहाँ आने जाने और उस केस में अपना पक्ष रखने के लिए आने जाने के दौरान आने जाने, खाने पीने और ठहरने का खर्च अपने पति से मांगने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसा प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है। आपने यह वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।